सुशीला के पति की अचानक मौत हो जाती है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी सास तो उस पर अत्याचार की हद ही कर देती है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इस घर में तेरा क्या अचार डालूंगी। चल निकल जा मेरे घर से। मैं मर जाऊंगी पर इस घर से न जाऊंगी माँ जी। तो फिर इंतजार किस बात का है? मेरा बेटा मर गया तो तू भी कहीं जा मर। सास के ये कहने पर सुनीता सचमुच मरने के लिए निकल पड़ती है। तेज बारिश हो रही होती है और सुशीला रेल की पटरी पर पहुंच जाती है। ट्रेन उसकी तरफ आती है और वह ट्रेन के आगे कूदने के लिए तैयार हो जाती है। मगर इससे पहले ही कि वह कुछ करती, एक बच्चा उसे पुकारने लगता है और कहता है, माँ माँ, तुम ये क्या कर रही हो माँ? माँ। यह आवाज सुनते ही सुशीला का कलेजा कांप उठता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो दो बच्चे खड़े मिलते हैं। सुशीला चंदन और चुटकी नाम के एक लड़के और लड़की को देखती है जो उसके लिए अनजान थे। चुटकी दीदी, ये तो माँ नहीं है। हमारी माँ तो मर चुकी है चंदन भैया, हम तो अनाथ हैं। यह सुनकर सुशीला बच्चों की तरफ गौर से देखती है और उसे बच्चों पर हद से ज्यादा तरस आता है। उसका हृदय ममता से भर उठता है। वह बच्चों से कहती है, नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ मरी नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम अनाथ नहीं हो। यह कहकर सुशीला बच्चों को गले से लगा लेती है और मरना छोड़ जीने का संकल्प कर लेती है। वह चंदन और चुटकी को लेकर एक गांव में आती है और घास फूस इकट्ठा करके एक झोपड़ी बनाने लगती है। माँ माँ, बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा सब्र कर बेटा, बस थोड़ी ही देर में हमारा घास का घर तैयार हो जाएगा। और घास फूस के घर में तुम्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा। सुशीला बहुत ही समझदार और मेहनती थी। साथ ही उसके पास हुनर भी था। वह अपने घर के आसपास फूलदान पौधे लगाती है और उसे खूब सजाती है। सुनो चंदन और चुटकी, बताओ तो हमारा घर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है माँ। सुशीला बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम की तलाश में निकल जाती है और नत्थू लाल के नूडल्स वाले ढाबे पर बर्तन धोने और साफ सफाई करने का काम करने लगती है। अरे ओ सुशीला, अरे जल्दी से मेज पर कपड़ा लगा दे, चकाचक चमकाए दे, ताकि ग्राहक को शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है सेठ। एक दिन सुशीला बर्तन धोने में लगी थी कि तभी एक ग्राहक नत्थूलाल से कहता है, कल आपका नूडल्स खाया तो बड़ा लजीज लगा। मैं तो कहता हूँ कि आपसे लजीज नूडल्स तो कोई बना ही नहीं सकता नत्थू लाला। ग्राहक को यह कहते सुन सुशीला को अपने स्कूल के दिन याद हो आते हैं। एक दिन उसने अपनी सहेलियों के लिए नूडल्स बनाए थे। क्यों, कैसे लगे नूडल्स? सच कहूँ सुशीला, तुमसे लजीज नूडल्स तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो कहूँ तुम नूडल्स बनाकर बेचो, खाने वालों की भीड़ लग जाएगी, भीड़। यह बात याद आते ही सुशीला जूठे बर्तन धोना छोड़ नत्थूलाल से कहती है, नूडल्स तो मैं भी बड़े लजीज बना सकती हूँ सेठ। अरे बर्तन भांडे साफ कर, कुक बनने की कोशिश मत कर। पर मैं आपसे भी स्वादिष्ट नूडल्स बना सकती हूँ। यह सुनकर नत्थूलाल आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही ग्राहक बोल उठता है, अगर ये बात है तो तुम मेरे लिए बनाओ एक प्लेट नूडल्स। नत्थू लाला, देखो तो आखिर इसकी बात में कितनी सच्चाई है। ग्राहक के यह कहने पर नत्थूलाल सुशीला को नूडल्स बनाने का चांस दे देता है और सुशीला सच में ही नत्थूलाल से अधिक लजीज नूडल्स बनाती है। ग्राहक नूडल्स खाते हुए कहता है, वाह वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा नूडल्स नत्थू लाला तो छोड़, दुनिया का कोई लाला नहीं बना सकता। यह सुनकर नत्थूलाल को सुशीला से जलन तो बड़ी होती है, मगर अपने ढाबे की कमाई की सोच वह सुशीला को कुक बनाने का फैसला कर लेता है और कहता है, आज से मेरे ढाबे में नूडल्स बनाने का काम तुम करोगी सुशीला। अगर कमाई अच्छी हुई तो तुम्हारी पगार डबल समझो। सुशीला के बनाए नूडल्स सबको बहुत पसंद आते हैं और नत्थूलाल के पास ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे नत्थूलाल बहुत खुश होता है
और सुशीला की पगार सच में ही डबल कर देता है। सुशीला इस खुशी में चंदन और चुटकी को अपने हाथों से नूडल्स बनाकर खिलाती है। ये क्या बना रही हो माँ? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना रही हूँ। आहा, फिर तो मजा आएगा माँ। बच्चों को भी सुशीला की बनाए नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। चुटकी कहती है, सच में बहुत स्वादिष्ट नूडल्स हैं माँ। ऐसे नूडल्स रोज बनाया करो ना माँ। मेरे राजा बेटे को इतने ही पसंद हैं तो बनाया करूँगी। समय बीतता जाता है और एक दिन चंदन को अचानक बुखार आता है और वह बेहोश हो जाता है। सुशीला घबरा कर पूछती है, चंदन, बेटा चंदन, तुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? बोल, कुछ तो बोलो बेटा। अरे! सुशीला जल्दी जल्दी में चंदन को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर चंदन की हालत देखकर कहता है, देखिए, बच्चे की हालत गंभीर है, इसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। सुशीला को चंदन के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह नत्थू लाल से मदद मांगती है, मगर नत्थू लाल उसे पैसा देने के बजाय खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है, अरे मेरे पास खजाना खुला है क्या जो तुझे पैसे दे दूं? बच्चे अनाथ ही तो हैं, मरने दे उन्हें। नत्थू लाल के ये बोल सुनकर सुशीला का तन बदन जल उठता है। वह आपे से बाहर हो जाती है और कहती है, मेरे बच्चों को अनाथ कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगी सेठ। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। यह कहकर सुशीला वहां से चली जाती है और फिर नत्थू लाल के ढाबे पर कभी नहीं जाती। चंदन कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और सुशीला मजदूरी करके कुछ पैसे जमा करती है। वह उन पैसों से नूडल्स का ठेला लगाने की सोचती है। इन पैसों से मैं नूडल्स बनाकर बेचने का काम शुरू तो कर ही सकती हूँ। यही सोचकर सुशीला नूडल्स की ठेली लगाने लगती है और उसके लजीज नूडल्स जल्दी ही लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगे। उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। वाह, क्या मज़ेदार नूडल्स बनाती हो, खाकर मज़ा आ गया। देखना तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कुछ ही दिनों में सुशीला की खूब आमदनी होने लगी। उसके पास पैसा बरसने लगा। भगवान ने ऐसे ही काम चलाया तो मैं अपने बच्चों के लिए पक्का मकान बनवाऊंगी और उन्हें स्कूल में पढ़ाऊंगी। सुशीला का नूडल्स का काम जैसे जैसे अच्छा चलता जाता है, नत्थू लाल का धंधा कम होता जाता है। लोग उससे नूडल्स खाना लगभग बंद ही कर देते हैं। इसी कारण वह सुशीला को अपना दुश्मन समझने लगता है और सोचता है, इस सुशीला ने तो मेरा धंधा चौपट ही कर दिया। अब तो इसे यहाँ से भगा कर ही काम चल सकता है। यही सोचकर नत्थू लाल एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह अपनी पहचान के कुछ बदमाशों को सुशीला के घर भेजता है। अरे तूने नत्थू लाला से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तो तुझे इस गांव से जाना होगा नूडल्स वाली। यह कहकर बदमाश सुशीला की झोपड़ी में रखा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं और उसे और उसके बच्चों को बाहर निकालकर उसकी झोपड़ी में आग लगाने लगते हैं। अरे, हमारा घर मत जलाओ, हम पर दया करो। नहीं। दया दया उन लोगों के पास नहीं होती। कल से इस गांव में मत दिखना, वरना इस झोपड़ी की तरह तुम सबको भी जला देंगे। यह कहकर बदमाश सुशीला की झोपड़ी को आग लगा देते हैं और बेचारी गरीब सुशीला अपने बच्चों को लेकर सड़क किनारे बैठकर रो रही होती है। मगर तभी एक पुलिस वैन वहां आकर रुकती है और उससे सुशीला की बचपन की सहेली सविता बाहर आती है। सविता को पुलिस की ड्रेस में देख सुशीला हैरान रह जाती है और कहती है, सविता, तुम पुलिस अफसर? पर सुशीला, तुम इस हालत में कैसे बहन? यह कहकर सविता सुशीला को गले से लगा लेती है और फिर सुशीला उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है तो सविता तुरंत नत्थू लाल और उसके बदमाशों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल देती है। लो, अब तुम खुलकर अपनी नूडल्स की दुकान चलाओ, पर मुझे नूडल्स खिलाना कभी मत भूलना। इस तरह अपनी सहेली की मदद से सुशीला फिर से नूडल्स बेचने लगती है और कुछ ही सालों में अच्छे खासे रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है। राजगढ़ में जतिन अपने माँ बाप के साथ रहता था।
उसके माँ बाप बहुत अमीर थे लेकिन लालची भी थे। अब जतिन की शादी की उम्र हो गई थी। शादी करवाने वाले शादीलाल बहुत से रिश्ते ला रहा था। वह बोला, देखो जजमान, ढेर सारे रिश्ते हैं। कसम तुम्हारी, बस फोटो पसंद करो लड़की का, रकम दिलवाने का काम हमारा। जतिन की माँ देविका ने सारे फोटो देखे। उनमें से उसे एक लड़की का फोटो अच्छा लगा। उसके पापा माणिकलाल ने भी उसे पसंद किया। शादीलाल, इस लड़की की बात चलाइए। कसम तुम्हारी, बहुत अच्छी लड़की छांटी है। इसका बाप तो तुम्हारा घर भर देगा दहेज से। अब कहने में संकोच लगता है, लेकिन शादी के बाद हमारी भी मुट्ठी ढंग से गर्म करना, देखो भूल मत जाना। बहुत मालदार आसामी है। यह सुनकर देविका और माणिकलाल की आंखें खुशी के कारण 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमकने लगी। देविका ने कहा, इसकी चिंता मत करो शादीलाल, हम पैसों से तुम्हारी चोंच भर देंगे। इतना रुपया देंगे कि तुम्हारा पेट भी भर जाएगा रुपयों से। हाँ, वो क्या है कि लड़के को भी पसंद करवा दो फोटो। कसम तुम्हारी, जिंदगी तो लड़के के साथ गुजारनी है लड़की को, आपके साथ नहीं, है कि नहीं? लो बेटा जतिन, आप बताओ, सब फोटो में सबसे अच्छा तुम्हें कौन सी लगती है? जतिन ने सारे फोटो देखे और उनमें से एक फोटो निकाला और कहा, शादीलाल जी, मुझे तो सबसे अच्छा ये फोटो लग रहा है। मुझे यही लड़की पसंद है। शादीलाल ने फोटो को देखा तो उसकी तो भौहें तन गईं। वह बोला, कसम तुम्हारी बेटा जतिन, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत ऊंची है। हेमा वास्तव में बहुत सुंदर है, पर इसका बाप बहुत गरीब है। तुम्हें केवल सुंदर लड़की ही मिलेगी, दहेज नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तो ये शादी करनी है। दहेज का मैं क्या करूँगा? घर में इतना पैसा है, वही खर्च नहीं हो पा रहा। मुफ्त की खाकर रोटी तोड़कर तुम्हारा पेट मोटा हो गया है बेटा। जब कमाओगे ना तो पता चलेगा। शुरू से आपने मुझे दबा कर रखा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मन मार कर देविका को उसी गरीब लड़की हेमा से जतिन की शादी करवानी पड़ी, लेकिन वह मन ही मन में हेमा से बहुत खफा थी। देविका माणिकलाल से बोली, हमारे सब सपने इस लड़के ने तोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे यह कंगली लड़की फूटी आंख नहीं सुहाती। हाँ, जतिन के मन की पूरी हो गई, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी और मैं उसी अमीर लड़की से जतिन की शादी करूंगी। हाँ। अरे बाबा, जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन चुपके से, किसी को कुछ भी पता ना चले, वरना हमारी गर्दनें नप जाएंगी। हाँ। हेमा सुंदर तो थी ही, बहू के रूप में वह बिल्कुल देवी थी। वह देविका, माणिकलाल और जतिन के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती, लेकिन देविका उसे बहुत परेशान करती और कहती, बहू हेमा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? ये दाल कच्ची है, सब्जी से कच्चे तेल की महक आ रही है, और रोटियां वो भी कच्ची हैं। लेकिन मम्मी, दाल और सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। रोटियां तो कितनी अच्छी बनाई है हेमा ने। इतना टेस्टी खाना तो हमने कभी नहीं खाया मम्मी। आप इतना अच्छा खाना बना ही नहीं पाती थी कभी। तू चुप रह, करम चला। तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। उसी की हाँ में लाता है। अगर आंखें कड़ी नहीं रखेगा तो थोड़े दिन में वह तेरे सिर पर बैठ जाएगी, समझा? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब हेमा ने देविका की किसी बात का जवाब नहीं दिया तो देविका ने सोचा, ऐसे तो यह घर से टलने वाली है नहीं। क्यों ना मैं इससे दुनिया से ही हटा दूं। उसके बाद मैं जतिन की दूसरी शादी उसी अमीर लड़की से करूं। यह सोचकर उसने मन में एक खतरनाक योजना बना ली। बहू, चलो कल गंगा स्नान कर आएं, थोड़ा पुण्य ही कमा लूं। हेमा खुश हो गई। वह देविका को लेकर गंगा स्नान करने गए। अचानक उसने पानी में हेमा को धक्का दे दिया। हेमा गहरे पानी में उतरती डूबती चली गई। देविका खुश होकर घर चली आई। घर में आकर उसने शोर मचा दिया। हेमा बहू डूब गई। यह सुनकर जतिन वहां पहुंचा। उसने गोताखोरों को बुलाया। वे ढूंढते ही रह गए, लेकिन हेमा नहीं मिली। अब इस बात को कई दिन बीत गए। जतिन हेमा को बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल पागलों की तरह हो गया।
बेटा दूसरी शादी कर ले, उसको कब तक याद करेगा? वो इस दुनिया में नहीं है। माँ चुप रहो, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा। मेरा मन अब इस घर में नहीं लगता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लालच में आकर मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर ली। भगवान करे हेमा जिंदा हो और वह जतिन को मिल जाए। जतिन घर को छोड़कर चला गया और वह दिन रात हेमा को ढूंढने लगा। उसे विश्वास था कि हेमा जिंदा होगी। उधर हेमा पानी में बहती हुई एक किनारे पर जा लगी। वहीं एक चांदनी नाम की अमीर औरत नहा रही थी। उसने हेमा को देखा तो उसे पानी से निकाला। हेमा बेहोश हो गई थी। चांदनी सोचने लगी, पता नहीं ये बेचारी कौन है, किसकी बच्ची है, पानी में बहते बहते यहाँ आ गई। तब तक हेमा को होश आ गया। चांदनी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? पानी में कैसे डूब गई थी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। बहन, मैं गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे ससुराल वाले अमीर हैं, पर मेरी सास ने मुझे पानी में नदी में धक्का दे दिया। वे चाहती हैं कि मैं मर जाऊं, तो वे अपने बेटे की अमीर लड़की से शादी कर दे। ओह, तब तो ससुराल जाने में कोई फायदा नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो। चांदनी उसे अपने साथ ले गई। वहां उसके जैसी बहुत सी महिलाएं थीं, सब कुछ न कुछ कर रही थीं। देखो हेमा, तुम्हें जो काम आता है वह तुम कर सकती हो। मेरा एनजीओ चलता है, सरकार से अनुदान भी मिलता है। तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हो। मैं इसके लिए तुम्हें रुपए देती हूँ। अपना काम शुरू कर दो। उसके दिए हुए रुपए से चांदनी ने कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाया। उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट खिचड़ी को जिसने भी खाया उसने तारीफ की। लोग कहते, वाह, कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है और कितनी टेस्टी। बहुत सारे लोगों ने उसकी कुल्हड़ वाली खिचड़ी लेकर खाई, जिससे हेमा को खूब आमदनी हुई। अब हेमा रोज अपनी कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाती और थोड़ी देर में ही उसके सारे कुल्हड़ बिक जाते। उसकी खिचड़ी की दूर दूर तक तारीफ होने लगी। एक दिन जतिन वहीं आ पहुंचा। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। जैसे ही उसने हेमा को देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ा, हेमा तुम? अरे तुम? मैंने तो सोचा था तुम शादी करके आराम की जिंदगी गुजार रहे होगे। हेमा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता था? तुम्हें कितने दिनों से ढूंढता फिर रहा हूं। हेमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हेमा की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर जतिन के गले से लग गई और बोली, तो ठीक है, ऐसी बात है तो आप भी मेरे पास ही रहो और मेरे इस काम में मेरी मदद करो। जैसी आज्ञा देवी जी, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। अब तुम मुझे मिल गई हो तो पूरी दुनिया ही मिल गई है मुझे। हेमा और जतिन बड़े आराम से रहने लगे। वे दोनों अपनी कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाते थे। उनकी खूब कमाई होती थी। इतना खुश तो वे पहले कभी नहीं थे जितना अब। अगले साल जब उनके यहाँ एक सुंदर से बेबी ने जन्म लिया तो रही सही कसर भी पूरी हो गई।